आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रेसिडेंट साहब को लेकर के आज हम समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझना है कि प्रेसिडेंट साहब के बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारा पार्ट 5 शुरू हो गया है, डेट इज कॉल्ड पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारा लिखा हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं ना उसमें 3-4 नाम होते हैं, जैसे कि एक तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, एक पीएम साहब होते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है और अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के। ठीक है, तो ये जो 4-5 चीज़ें होती हैं इनको साथ ही पढ़ेंगे हम। पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। देखो, पार्ट 5 में हमारे प्रेसिडेंट साहब और इनका जिक्र है और ये आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक हमारे प्रेसिडेंट साहब की ही चर्चा चलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझते हैं। देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस चीज से मिलकर के बनी है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, इन पांचों से मिलकर के हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव बनी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो चीजें एग्जीक्यूट करते हैं मौके पे। प्रेसिडेंट को सिंबल किस चीज का माना गया है? प्रेसिडेंट साहब को 3 चीजों का सिंबल माना गया है। हमारी यूनिटी दिखाती है प्रेसिडेंट साहब, हमारी इंटीग्रिटी दिखाती है और हमारी सॉलिडेरिटी दिखाती है। ये सोवरेनिटी नहीं है, सॉलिडेरिटी है कि हम एक हैं। ठीक है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी को दिखाते हैं प्रेसिडेंट साहब। और ये किस चीज़ में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा या होंगी, और वो किस चीज़ के प्रतीक होंगे? वो हमारी यूनिटी की, इंटीग्रिटी की और सॉलिडेरिटी की प्रतीक होंगे। अब हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हम प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट कैसे करेंगे। अब इलेक्ट करने के लिए हमने एक कोलाज बनाया है, इलेक्टोरल कोलाज बनाया है। हम देखो डायरेक्ट वोट तो डालते नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो कि जनता के द्वारा चुन के आए हैं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, उनके इलेक्टेड मेंबर्स को लेते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स को ही हम उठाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होते हैं? हमारे एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और हम इलेक्टेड मेंबर्स को ही लेते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की और पुडुचेरी की। इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 17th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये पहले नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक कोलाज बनाते हैं हम कि भाई कौन कौन लोग वोट डालेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, ये याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट के हो या स्टेट लेजिस्लेचर के हो, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉमिनेट वाले को अधिकार नहीं है कि आप प्रेसिडेंट चुन सके। सिंपल चीज थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जहां पे असेंबली डिजोल्व हो रखी है, जहां पे असेंबली सत्र में तो है ही नहीं, साथ में डिजोल्व हो रखी है, तो उनके जो मेंबर्स हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि भाई आप वोट मत कीजिए, क्योंकि असेंबली ही डिजोल्व है। अब एमएलए का वोट की कीमत निकालनी पड़ेगी और एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई एक एमएलए का एक वोट नहीं होता है। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा क्यों नहीं होता है। देखो, यूपी में 403 एमएलए हैं और आपके सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश में 60 एमएलए हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो फिर तो यूपी ही अपना प्रेसिडेंट बनाएगा ना। तो इंडिया में इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। तो हमने इसके लिए क्या निकाला, एक बनाया कि भाई एक एमएलए की वोट जो है ना, यूपी के एमएलए की वोट भी बराबर हो जाए और अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की भी वोट बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप टोटल पॉपुलेशन लीजिए उस स्टेट की, फिर आप देखिए कि कितने इलेक्टेड मेंबर हैं वहां पे, टोटल मेंबर नहीं, इलेक्टेड कितने एमएलए हैं, और उसमें गुणा कर दीजिए 1/1000 से। ये आपकी एमएलए की वोट निकल के आ गई। ठीक है, और इसमें जो है ये जो पॉपुलेशन का मतलब है ना, पॉपुलेशन का मतलब कौन सी वाली पॉपुलेशन लेनी है स्टेट की? 1971 की पॉपुलेशन को काउंट करना है, 2011 वाली पॉपुलेशन नहीं लेनी है। कौन सी लेनी है? 1971 की। और ये किस में लिखा हुआ है? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये लिख दिया था हमने। अब इसी तरीके से हम एक एमपी की वोट लेंगे। एमपी की वोट में क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू निकालनी है वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। अब हम सारे स्टेट्स के जितने भी एमएलएज की वोट आई है उन सबको टोटल निकाल लेंगे और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, इलेक्टेड जितने एमपीज है ना लोकसभा और राज्यसभा के मिला के उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये एक एमपी की वोट निकल के आ जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक?
नहीं समझ आया तो रट्टा मारो भाई, बैक जाकर दोबारा समझो। अब इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है? इलेक्शन सिस्टम जो एमएलए साहब का, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का होता है, वो होता है आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और सिंगल ट्रांसफर वोट से, ठीक है। उसके बाद में ये किस लिए किया हमने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस लिए किया है, ताकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम प्रेसिडेंट साहब को चुन सके, ठीक है। इलेक्टोरल कोटा कितना होता है? इलेक्टोरल कोटा का मतलब होता है कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए। प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन हो रहा है तो कितने मेंबर हमको वहां पे उस टाइम पे उपस्थित चाहिए, तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर जितने वैलिड वोट पड़े उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये होता है इलेक्टोरल कोटा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को डाउट रह जाए कि भाई साहब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, तो उन डाउट्स और डिस्प्यूट्स को कौन इंक्वायरी करेगा? तो उनको इंक्वायरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और डिसीजन उसका क्या होगा? फाइनल होगा। उसका डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते आप, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया मानना पड़ेगा। और इस आधार पे तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो अधूरा था। इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा था, इस चीज पे आप इस ग्राउंड पे कभी भी इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहां तक आपको इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट समझ आ गया? समझ आ गया तो ठीक, नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट करके दोबारा सुनिए, अपनी लक्ष्मीकांत पढ़िए, चैप्टर नंबर 17 समझ आ जाएगा। प्रेसिडेंट साहब की अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट बन कौन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो देखो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उनकी जो मिनिमम उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, और वो क्वालिफाई होने चाहिए एक मेंबर बनने के ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मतलब क्या है? लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस के मेंबर बनने की वो काबिलियत रखते हो। तो ये 3 चीजें हैं बस। उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि भाई वो सरकार से पहले से कोई सुविधा ले रहे हो, ठीक है भाई। ये 3 चीजें समझ आ गई। सिटीजन होना चाहिए, 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस। नेक्स्ट, नॉमिनेट कौन करेगा उनको? नॉमिनेट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए उनके प्रपोज करने वाले, और 50 इलेक्टर होने चाहिए सेकेंडर्स, मतलब 50 एमपी या एमएलए ऐसे होने चाहिए जो उनके नाम को प्रपोज करे कि भाई ये बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया ताकि भीड़ ना हो। नहीं तो अगर हम ये चीज ना करते ना कि भाई 50 एमएलए या एमपी प्रपोजर होने चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, तो कोई भी जाकर के फॉर्म भर के खड़ा हो जाता ना कि भाई साहब मुझे प्रेसिडेंट बना दो, तो भाई इतने लोग हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है इसमें 15,000 रुपए का, आपको आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपने 1/6% वोट 1/6 वोट हासिल ना किए तो ये 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा हो जाएंगे। ये होता है आपकी नॉमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट साहब को सेलेक्ट कर लिया गया तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको शपथ दिलाएंगे हमारे चीफ जस्टिस जो है ना इंडिया के, वो दिलाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो वहां पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाएंगे। किसको शपथ? प्रेसिडेंट साहब को। क्लियर कट बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उनके ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या हैं देखो। जब वो प्रेसिडेंट का फॉर्म भरें तो वो मेंबर नहीं होने चाहिए, ना तो वो एमपी होने चाहिए, ना तो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ना ही वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए होने चाहिए। इसका मतलब है ना तो आप एमपी हो सकते हो, ना आप एमएलए हो सकते हो, ठीक है। उनके जो इमोल्यूमेंट्स हैं, उनकी जो तनख्वाह है, उनको जो एलोवेंसेस दिए जाएंगे, उनको जो सुविधाएं दी जाएंगी, उनको कौन निर्धारित करेगा? भाई देखो, वो अगर उनको कोई सुविधा देनी है तो वो खुद तो निर्धारित नहीं कर सकते, तो उनको निर्धारित कौन करेगा? पार्लियामेंट के पास ये काम होगा। और उनकी जो तनख्वाह है या उनकी जो सुविधाएं हैं उनको घटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो ऑफिस में है। मतलब अगर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अभी ऑफिस में है तो उनकी तनख्वाह को कम नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि जी आपकी 0 तनख्वाह हो गई, नहीं। ये किस लिए किया गया है? ताकि हम एक उनको श्योरिटी दे सके कि भाई जब तक आप हैं तब तक ये काम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि उनके खिलाफ ना तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी, ना कोई पर्सनल एक्ट्स में उनको गिरफ्तारी की जाएगी। और अगर कोई सिविल
देखो क्रिमिनल तो की ही नहीं जा सकती, और अगर सिविल प्रोसीडिंग की भी जाएगी तो उनको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। 2 महीने पहले उनको बताया जाएगा कि भाई हम आप पे केस करने जा रहे हैं सिविल तरीके से, और क्रिमिनल तो की ही नहीं जा सकती। सिंपल समझ आ गया। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। देखो ऑफिस में उनको 5 साल की गारंटी दी जाती है कि भाई 5 साल तो आप प्रेसिडेंट रहेंगे। वो रिजाइन कर सकते हैं, रेजिग्नेशन वो किसी भी टाइम किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे। शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई 2 बार या 4 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, वो जितनी बार चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का, अगर उनके पास 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो। उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब को हटाया कैसे जाएगा, इम्पीचमेंट की तरीका है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट। अगर वो वॉयलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन नहीं किया है कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए किसी भी हाउस से, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आइदर हाउस, कोई भी हाउस हो, वहां पे 1/4 मेंबर, उसके जो 1/4 MP हैं, वो सबसे पहले एक साइन करेंगे रिजोल्यूशन को। ये जो रिजोल्यूशन है ये पास होना चाहिए मेजोरिटी के साथ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। 2/3 मेंबर्स को इस पे फिर बाद में साइन करने पड़ेंगे कि भाई अगर हमें इनको हटाना है तो पास करना पड़ेगा वो। और ऐसा नहीं है कि वो रिजोल्यूशन आते ही प्रेसिडेंट साहब को हटा दिया जाएगा, उनको 14 दिन का समय दिया जाएगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके पास अधिकार है, आप अपीयर होइए और अपनी बात को रखिए। इसमें खेल क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ना, इलेक्ट करने के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन हटाते टाइम वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इम्पीचमेंट करते टाइम वो पार्ट लेंगे ही लेंगे उसमें। अब देखो वैकेंसी जो होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, उसको कितने महीने तक, अगर सपोज कीजिए किसी कोई रिजाइन कर दे या फिर डेथ हो जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए उनको, तो कितने महीने के अंदर अंदर हमको नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर हमको चुनना है। क्या तब तक हम, जब तक नए प्रेसिडेंट साहब को चुन नहीं लेते, क्या तब तक हम ऑफिस खाली छोड़ देंगे? जी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेसिडेंट साहब हमारे इतने इंपॉर्टेंट इंसान हैं, पहले नागरिक हैं भारत के, उनके पास पावर्स क्या क्या हैं। तो उनके पास कुल मिला के 7 तरह की पावर्स हैं। उनको हमने एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर दी है, फाइनेंशियल पावर्स दी है, इमरजेंसी की पावर्स दी है, जुडिशियल पावर दी है, डिप्लोमेटिक पावर दी है और मिलिट्री की भी पावर दी है। ये 7 पावर है। अब हम एक एक पावर को आराम से और तसल्ली से समझते हैं कि किसका मतलब क्या है। देखो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है कि वो हर चीज एग्जीक्यूट करेंगे खुद से। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं सरकार के, उनको प्रेसिडेंट साहब के नाम पे लागू किया जाएगा। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से लागू नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब तो रियल एग्जीक्यूटिव है जो वास्तव में उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन नाम किसका होगा? प्रेसिडेंट साहब का। जैसे हमारे घरों में नहीं होता है बाप के और दादा के नाम से पहचाना जाता है हमें, रियल एग्जीक्यूटिव घर की कौन होती है? माता जी होती है, लेकिन घर के बाहर किसका नाम लिखा होता है? पिताजी का। ठीक है, वो कोई भी कानून बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं कि भाई किस मैनर में उनका नाम लिखा जाएगा, वो रूल्स बना सकते हैं। तीसरी चीज, वो रूल्स बना सकते हैं कि भाई साहब मोर कन्वीनियंटली जो है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस होना चाहिए बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स के बीच में, यानी कि सरकार के बीच में अच्छे से तालमेल होकर के काम होना चाहिए। इस चीज़ के रूल्स कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट साहब बना सकते हैं। दूसरी चीज, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सेलेक्ट नहीं करते, अपॉइंट करते हैं। सेलेक्ट कौन करता है? सेलेक्ट करती है लोकसभा। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब। और वो अपॉइंट करते हैं किसको? मिनिस्टर्स को। और मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो उनके प्लेजर पे डिपेंड करते हैं। प्लेजर का मतलब है यहाँ पे उनकी मर्जी पे डिपेंड करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर जाए तो प्रेसिडेंट साहब के पास अधिकार होता है कि वो पूरी मिनिस्ट्री को बर्खास्त कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को।
प्रेसिडेंट साहब ही है जो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल जो भारत के बनेंगे उनको, और प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करते हैं उनके रेम्यूनरेशन को, क्या क्या उनको सुविधाएं मिलेगी। ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है। प्रेसिडेंट साहब को जो सुविधाएं मिलेंगी उसकी डिसीजन कौन लेता है? पार्लियामेंट। लेकिन अटॉर्नी जनरल को क्या सुविधाएं मिलेंगी इसका डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट। कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं यूपीएससी के, और गवर्नर्स, इन सब को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी के, और प्लस में गवर्नर साहब, इन सब को कौन डिसाइड करता है कि भाई अपॉइंट कौन होगा? यह काम है प्रेसिडेंट साहब का। वो कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड, लेजिस्लेशन प्रपोजल से रिलेटेड। किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला के वो पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है देश में। ये वो कमीशन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं कमीशंस को। किसके लिए? एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए। वो अपॉइंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को। इंटर स्टेट काउंसिल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, किसी भी एरिया को अगर डिक्लेयर करना है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। क्लियर कट बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई है, वीडियो में वापस जाइए, एक एक चीज़ को आराम से समझिए। नेक्स्ट पावर है उनकी लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 फंक्शन होते हैं जो पार्लियामेंट का काम करते हैं। तो ये मत सोचना कि पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का नाम है। पार्लियामेंट में 3 लोग होंगे, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। वो बुला सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं। वो लोकसभा को डिजोल्व करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट साहब के पास है। राज्यसभा को डिजोल्व नहीं कर सकते, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। वो समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए। अगर कोई चीज़ बीच में टकरा जाए, लोकसभा और राज्यसभा में टकराव हो गया, तो इकट्ठा बैठने के लिए कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट साहब। वो एड्रेस करते हैं, वो संबोधित करते हैं पार्लियामेंट को 2 बार। एक तो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट साहब आएंगे, और एक जो इलेक्शन के बाद पहला सेशन होगा उसको भी प्रेसिडेंट साहब ही संबोधन करेंगे। वो एक मार्गदर्शक के रूप में आते हैं कि भाई साहब इस साल हमें क्या क्या कैसे कैसे चलाना है। जैसे घर में एक पिताजी का रोल होता है, उस तरीके से प्रेसिडेंट साहब का रोल होता है। बस वो मैसेज भेज सकते हैं पार्लियामेंट के हाउसेज को, लोकसभा को, राज्यसभा को, कि ये बिल पेंडिंग क्यों छोड़े हुए हैं यार, फटाफट काम करो। जैसे पिताजी डांट देते हैं बच्चों को कि फटाफट काम निपटाओ, तो उस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा को मैसेज भेज सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली है, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, दोनों के दोनों ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है, फिर वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों खाली है तो प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। 12 मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। और 2 मेंबर लोकसभा में प्रेसिडेंट साहब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किया करते थे, अब तो इनको हटा दिया गया है। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालीफाई किसी एमपी को करना है या नहीं करना है। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए उनको सलाह लेनी पड़ेगी किसकी? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है। यदि कुछ बिल लेकर के आने हैं, सर्टेन बिल्स का मतलब है मनी बिल लेकर के आने हैं, तो उनकी प्रायर रिकमेंडेशन या प्रायर परमिशन की जरूरत होगी। ठीक है। ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। और कब ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा? जब पार्लियामेंट अपने सेशन में ना हो, लोकसभा छुट्टी पे गई हो। लेकिन लोकसभा से जब छुट्टी से वापस आ जाएगी लोकसभा, तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना जरूरी है लोकसभा के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा। कितने हफ्ते? 6 हफ्ते, महीने नहीं है ये, 6 हफ्ते हैं, 42 डेज। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। जैसे कैग है, कैग को अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट साहब को। तो कैग किसको भेजेगा अपनी रिपोर्ट? प्रेसिडेंट साहब को।
और प्रेसिडेंट साहब किसके सामने रखेंगे? पार्लियामेंट के सामने। यूपीएससी किसको रिपोर्ट भेजेगा? प्रेसिडेंट साहब को। फाइनेंस कमीशन किसको रिपोर्ट भेजेगा? प्रेसिडेंट साहब को। क्लियर कट समझ आ गई? वो रेगुलेशन बना सकते हैं शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए। इन 3 चीज़ों को याद रखना। किस किस चीज़ के लिए? शांति, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस। कहाँ पे? अंडमान और लक्षद्वीप की, दादर और नगर हवेली की, दमन और दीव की। पुडुचेरी के लिए वो तभी कानून बना सकते हैं जब असेंबली या तो सस्पेंडेड हो या डिजोल्ड हो। 2 शर्त होनी चाहिए बस, या तो सस्पेंडेड हो या डिजोल्ड हो। अगर पुडुचेरी की असेंबली छुट्टी पे गई हुई है तो प्रेसिडेंट साहब कानून नहीं बनाएंगे। वो 2 ही चीज़ों में बना सकते हैं, तो सस्पेंड हो या फिर डिजोल्ड हो। ये पावर हो गई लेजिस्लेटिव पावर उनकी। अब बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल पावर क्या है। मनी बिल को लोकसभा में तब ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट साहब की प्रायर परमिशन हो, प्रायर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट साहब का ठप्पा लगा हो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट। बजट को पार्लियामेंट के सामने कौन रखेगा? प्रेसिडेंट साहब रखेंगे। इंडिया का जो बजट होता है उसको कौन रखता है पार्लियामेंट के सामने? प्रेसिडेंट साहब। अगर कोई डिमांड फॉर ग्रांट करनी है, मतलब कोई ग्रांट लेनी है सरकार को, उसके लिए डिमांड करनी है कि भाई हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट साहब की। बिना उनकी रिकमेंडेशन के काम नहीं चलेगा। और वो एडवांस कट आउट भी कर सकते हैं कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड किसके पास होता है? प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक निधि। सपोज कीजिए रातों रात कुछ ऐसा हो जाए कि भैया पैसे की शॉर्टेज हो गई, तो कहाँ से लाओगे पैसा? कंटिंजेंसी फंड में से। और कंटिंजेंसी फंड किसके पास होता है? प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। और फाइनेंस कमीशन बनाने का अधिकार किसके पास होता है? कौन है जो फाइनेंस कमीशन बनाता है? प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब का इंपॉर्टेंट समझ आ रही है धीरे धीरे कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं हमारे लिए। अब कुछ जुडिशियल पावर भी होती है इनके पास। अब वो जुडिशियल पावर समझ लेते हैं भाई क्या क्या होती है। चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और जो नॉर्मल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे। क्लियर कट बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? किसी मुद्दे पर, किसी बात पे एडवाइस मांग सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट साहब पे बाइंडिंग नहीं है कि भाई साहब हमने एडवाइस दिया तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे उनकी मर्जी, वो करें ना करें। और वो पार्डन, माफ़ी भी दे सकते हैं। वो माफ़ी भी दे सकते हैं किसी को। डिप्लोमेटिक पावर क्या है प्रेसिडेंट साहब की? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट किया जाएगा या फिर कंक्लूड किया जाएगा, वो किसके नाम पे किया जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के नाम पे किया जाएगा। मिलिट्री पावर क्या है? सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट साहब तीनों डिफेंस फोर्स के। तो तीनों डिफेंस फोर्स किसके अंडर काम करती है? प्रेसिडेंट साहब के। अगर किसी पे वॉर डिक्लेयर करना है या फिर किसी के साथ शांति समझौता करना है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। लेकिन अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? पार्लियामेंट से। ये नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है सुबह उठे और बोले चलो भाई पाकिस्तान पे वॉर करते हैं। नहीं, प्रेसिडेंट साहब को किसके अंडर रख दिया गया है कि भाई आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको सहमति लेनी पड़ेगी। किसकी? हमारी पार्लियामेंट की। तो ये मिलिट्री पावर्स हो गई। अब पढ़ते हैं वीटो पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की। देखो 4 टाइप की वीटो होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि भाई एसेंट देने को आपने विद होल्ड कर लिया, भाई मैं नहीं दे रहा इस बिल पे एसेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एक होती है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट साहब ने रोक लिया, लेकिन लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट ने उसको हायर मेजोरिटी के साथ दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट साहब के पास कि नहीं ये चीज़ जरूरी है, पास करो आप। तो क्वालिफाइड वीटो में पास करनी पड़ जाएगी। एक होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब को थोड़ा ना डाउट हो रहा है कि इसमें, इस रूल में ना ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ लिख दी आपने, तो इसको वापस सस्पेंसिव वीटो में क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज देंगे।
कि भाई इसको दोबारा से देखो। तो सस्पेंसिव वीटो को सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर पार्लियामेंट दोबारा पास करके भेज देगी ना, तो प्रेसिडेंट साहब बाध्य हो जाएंगे कि पास करनी पड़ेगी। एक होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि बिल को उठा के अपनी जेब में रख लेगा प्रेसिडेंट साहब की मैं तो वापिस ही नहीं भेज रहा, ना कोई एक्शन ले रहा, अपनी जेब में रख लिया, ना वापस भेजूंगा, ना कोई एक्शन लूंगा, ना तुम्हें लेने दूंगा। घर में वो बच्चे नहीं होते हैं, ना खुद खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा, बस उस टाइप से। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या हो जाएगा, विद होल्ड कर लेंगे, वो एसेंट ही नहीं देंगे। क्वालिफाइड में क्या करेंगे, वो वापस भेजेंगे, लेकिन अगर वो हाई मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट ने दोबारा से पास करके भेज दिया तो उनको मानना पड़ेगा। सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर पार्लियामेंट ने पास करके दोबारा भेज दिया तो उनको मानना पड़ेगा। और पॉकेट वीटो में वो जेब में रख लेंगे। इंडिया में जो है ये जो क्वालिफाइड वीटो है ना, ये इंडिया के प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होती, ये बात याद रखना। नॉट क्वालिफाइड वीटो, इंडिया प्रेसिडेंट पे क्वालिफाइड वीटो लागू नहीं होती। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास कौन सी पावर्स है, एब्सोल्यूट पावर्स है, सस्पेंसिव है और पॉकेट है। अब ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ना, ये 2 केस में लगा सकते हैं। 2 केस कौन कौन से, बहुत अच्छे से याद करना इनको और बहुत अच्छे से समझना। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल, सरकार से अलग मेंबर, सपोज करो राहुल गांधी जी ओपोजिशन के मेंबर हैं और वो कोई अपनी तरफ से बिल बना के ले आए, वो सरकार में तो नहीं है ना, वो ओपोजिशन में है, तो उनका बिल कैसा माना जाएगा, प्राइवेट मेंबर का बिल। प्राइवेट मेंबर का बिल अगर प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो प्रेसिडेंट साहब बाध्य थोड़ी है उस बिल को हाँ करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो एब्सोल्यूट वीटो कर लेंगे, विद होल्ड कर लेंगे। या फिर गवर्नमेंट का कोई बिल हो लेकिन कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया हो, कैबिनेट रेजिग्नेशन दे चुकी हो, और कोई बिल है, सरकार का बिल है जो कि प्रेसिडेंट साहब के पास गया हुआ है, तो वो उस टाइम पे क्या कर लेंगे, विद होल्ड कर लेंगे। 2 टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट साहब ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया है, पेप्सू बिल 1954 में, और सैलरी और पेंशन बढ़ी थी एमपीज की 1991 में। 2 बार इसका यूज कर चुके हैं हम। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, बिल को वापस भेज दिया जाता है कि भाई साहब आप रिकंसिडर करो, एक बार और सोच विचार करके भेजो हमारे पास। यदि इसको पास करके दोबारा पार्लियामेंट ने भेज दिया, या तो अमेंडमेंट करके इसमें, या बिना अमेंडमेंट किए जैसे का तैसे ही अगर दोबारा भी भेज दिया, तो प्रेसिडेंट साहब पे मैंडेटरी हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा प्रेसिडेंट साहब के लिए कि भाई साहब आप अपनी मर्जी इसमें लिखो, अब आपको बिल पास करना पड़ेगा। ये होती है सस्पेंसिव वीटो। अब ये जो तीसरी वीटो होती है, ये होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ना तो प्रेसिडेंट साहब रिजेक्ट करते और ना बिल को वापस करते। वो बोलते हैं ना तो मैं रिजेक्ट करूंगा ना वापस करूंगा, अब बताओ क्या कर लोगे मेरा तुम। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है डिसीजन देने की, वो चाहे तो 10 साल भी रोक ले, वो चाहे तो 5 साल भी रोक ले, वो चाहे तो 5 दिन भी रोक ले। यूएसए में प्रॉब्लम क्या है, यूएसए में 10 दिन की टाइम लिमिट होती है पॉकेट वीटो की। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट ज्यादा बड़ी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से। समझ गए। अब देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 24th याद रखना। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को कहा गया था कि आपके पास कोई वीटो पावर नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट भेजेगी तो आप उसको रोक नहीं सकते अपनी पॉकेट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर बिल आएगा तो आपको करना पड़ेगा। ये कौन से अमेंडमेंट में कहा गया था, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनेंस की पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट साहब के पास। देखो ऑर्डिनेंस आता है आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस में ना कुछ लिमिट लगाई गई है, आप केवल तभी जारी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को जब कोई एक हाउस सेशन में ना हो, मतलब लोकसभा छुट्टी पे गई हो या राज्यसभा छुट्टी पे गई हो, तभी जारी किया जाएगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को तभी प्रोमुलगेट किया जा सकता है जब दोनों हाउसेज ना हो। देखो इशू कब किया जाएगा, जब एक हाउस ना हो, और प्रोमुलगेट कब किया जाएगा, जब दोनों हाउस ना हो। ये जो पावर है ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती लेजिस्लेशन के। भाई ऑर्डिनेंस ऐसे होने चाहिए, मतलब 2-4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए ठीक है, जरूरत पड़ी तो। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब बोल रहे कि भाई साहब लोकसभा की परमानेंट छुट्टी, और अब जो है मेरे हिसाब से राजकाज चलेगा इस देश में, और मैं जब चाहूंगा ऑर्डिनेंस पास कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली जब वो सेटिस्फाइड हो कि भाई ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए हैं कि अब जरूरत पड़ गई है ऑर्डिनेंस की, तभी जारी किए जाएंगे।
कुछ केसेस हैं बहुत अच्छे से समझना। कूपर केस हुआ था 1970 में। इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो ये सेटिस्फेक्शन है ना, इसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। आप प्रेसिडेंट की मर्जी थोड़ी ना छोड़ देंगे कि भाई साहब प्रेसिडेंट साहब तो जब चाहेंगे तब कुछ भी कर लेंगे, तो इसको कोर्ट में किया जा सकता है। ये किस में कहा गया था? कूपर केस में। सी से कूपर बनेगा, सी से कोर्ट बनेगा, प्रेसिडेंट साहब की मर्जी को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। फिर हुआ 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जस्टिफिएबल है, इनको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस केवल उन सब्जेक्ट्स पे जारी किया जा सकता है जिसपे पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। उन चीजों पे नहीं किया जा सकता जिसपे पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं है। ऑर्डिनेंस कभी भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या छोटा नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स नहीं काट सकते सिटीजन के। हर एक ऑर्डिनेंस को दोनों हाउस के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट के, लोकसभा के भी प्लस राज्यसभा के भी। प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने दिया हुआ ऑर्डिनेंस, लेकिन कब? जब एडवाइस करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं, पिछली डेट से भी जारी किया जा सकता है। वो किसी टैक्स के कानून को बदल भी सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रिपील भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आराम से समझना और याद करना। ऑर्डिनेंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस कभी नहीं कर सकते अमेंड, न तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ना ही फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर इशू करेंगे ऑर्डिनेंस को, नो वॉर, जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे वॉर हो रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लोकसभा के रूल क्या कहते हैं? लोकसभा के रूल कहते हैं कि जब बिल रिप्लेस करेगा किसी ऑर्डिनेंस को, तो वो क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सप्लेन कीजिए कि किस सर्कमस्टांसेस में ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। ठीक है। उसके बाद एक केस हुआ डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस हुआ था 1987 में, याद रखना, डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस क्या हुआ था कि बिहार के राज्यपाल साहब ने कितने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए थे? 256। तो कोर्ट को यह कहना पड़ गया था कि भाई साहब आप सरकार थोड़ी ना है कि सारी चीज आप बिल से ही चला रहे हैं, ऑर्डिनेंस से ही चला रहे हैं। अरे भाई, असेंबली में सरकार को जिसने चुना है उन लोगों को भी तो मौका दो। तो ये क्या हो गया था? वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई थी। डीसी वाधवा केस बिहार से रिलेटेड था, याद रखना। अब आर्टिकल 72 में कहा गया है कि कुछ प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ माफ करने की पावर्स भी हैं। प्रेसिडेंट साहब चाहे तो कुछ माफी भी दे सकते हैं। 5 तरह की माफी होती है। सबसे पहली होती है पार्डनिंग पावर। इसमें देखो दोनों चीज में माफी दे दी जाएगी, आपको सजा से भी और आपका केस भी खत्म कर दिया जाएगा, सेंटेंस भी खत्म कर दिया जाएगा, कन्विक्शन भी खत्म कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल बरी कर दिया जाएगा। दूसरी होती है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है सजा को हल्का करना। यहाँ पे सिर्फ जो है ना पनिशमेंट को लाइट कर दिया जाएगा। मतलब आप पहले 10 साल जेल में थे तो अब आप 5 साल जेल में रहेंगे। कॉम्यूटेशन, ओ सॉरी, पहले आप सजा 10 साल की भुगत रहे थे, अब भी आप सजा 10 साल की भुगतेंगे, लेकिन हल्के में भुगतेंगे थोड़ा। एक होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है समय कम करना, रिड्यूस कर देना पीरियड को। पहले आप 10 साल की सजा काट रहे थे, अब आप 5 साल की काटेंगे। एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? इसमें भी सजा कम होती है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से सजा कम होती है। जैसे कोई फिजिकल डिसेबल हो गया, किसी वुमेन प्रेगनेंसी हो गई, तो क्या किया जाएगा? रेस्पाइट किया जाएगा। रेम्यूशन में क्या होता है? कैरेक्टर चेंज नहीं होता है सजा का, समय कम होता है बस। इसमें कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है रेस्पाइट में। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, स्टे कर देना। सपोज करो किसी को फांसी की सजा हो गई, ठीक है, डेथ सेंटेंस हो गई, तो वो बोलेगा अरे साहब मुझे थोड़ा सा तो मौका दो, मुझे कुछ अपनी बात रखनी है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? रिप्राइव कर सकते हैं कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए कि ठीक है इसकी सजा कुछ समय के लिए रोक दो, माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की सजाएं होती हैं। अब देखो, अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट साहब की पार्डनिंग पावर और गवर्नर साहब की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंट है। कोर्ट मार्शल, फौज से अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है ना, तो उसको माफी सिर्फ प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं, गवर्नर साहब को अनुमति नहीं है। लॉजिकल बात है, गवर्नर साहब को क्यों ही अनुमति होगी भाई।
अगर किसी की डेथ सेंटेंस रोकनी है तो प्रेसिडेंट साहब रोक सकते हैं, गवर्नर साहब नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माफी के क्या क्या तरीके होते हैं। कोई भी पिटिशनर जो अपनी माफी की अर्जी भेज रहा है प्रेसिडेंट साहब को, उसको अधिकार नहीं है कि वो खुद सामने से जाकर प्रेसिडेंट साहब से मिल सके, क्योंकि इससे ये खतरा रहेगा कि वो कुछ लालच ना दे दे और धमकाए ना। प्रेसिडेंट साहब एग्जामिन करेंगे एविडेंसेस को बिल्कुल फ्रेशली कि क्या इसको सच में सजा देनी चाहिए या माफ कर देनी चाहिए। ये जो पावर है प्रेसिडेंट साहब की एक्सरसाइज करने की, इसमें किसकी एडवाइस लेंगे, वो कैबिनेट की। ये यहाँ पे याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, कैबिनेट लिखा हुआ है। कैबिनेट में बहुत अच्छे से समझना अंतर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सारे मिनिस्टर, कैबिनेट होती है छोटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है बड़ी। प्रेसिडेंट साहब बाउंड नहीं है अपने ऑर्डर्स के लिए रीजन देने के लिए। अगर प्रेसिडेंट साहब किसी की सजा माफ करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब पे बाउंडेशन नहीं है कि वो कारण भी लिखे कि क्यों माफ की मैंने। सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है गाइडलाइंस बनाने के लिए कि प्रेसिडेंट साहब अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस नहीं दे सकता प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब ऊपर है भाई सबसे। अब प्रेसिडेंट साहब की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो सिर्फ वो अपने दिमाग से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई है तो प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करना है, ये उनकी विवेक पर आधारित है। विवेक का मतलब क्या है, उनकी बुद्धि पर आधारित है, उनके दिमाग पर आधारित है कि वो किसको चूज करते हैं। अगर डिजोल्यूशन या फिर डिसमिसल हो जाए लोकसभा का, कब, जब उस आपके पास मेजोरिटी ना हो, तो डिजोल्व करनी है कि नहीं करनी है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट साहब की। वो चाहेंगे तो कर देंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, इसमें कोई बाध्य नहीं कर सकता उनको। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था लक्ष्मीकांत का। आप चैप्टर अपना 17 पढ़िए, प्रेसिडेंट साहब को अच्छे से पढ़िए, किससे, लक्ष्मीकांत से, और उसके बाद में ये नोट्स प्रीफर कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया है आपको। चलिए।